इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है बेटा, जो 1819 है उसको हम कहते हैं बर्थ ईयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि 1819 के अंदर ओरस्टेड ने ये बात डिस्कवर की थी कि जब कोई भी चार्ज मूव करती है तो मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। ये 1819 के अंदर एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, जिस डिस्कवरी के अंदर ये हमें पता लगा कि जब कोई भी चार्ज मूव करती है तो मूविंग चार्ज जो होती है वो मैग्नेट बन जाती है। तो अगर हम किसी भी मूविंग चार्ज की मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ें तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो आप कहोगे इसको, जो पहली चीज आप इसके अंदर कहोगे वो ये होगी कि 1819 is called birth year of electromagnetism. Birth year of electromagnetism. ठीक है, अब ओरस्टेड ने ये डिस्कवर किया that moving charge कि ये चीज जो है वो डिस्कवर की गई कि अगर कोई भी चार्ज है तो वो अगर रेस्ट में है तो सिर्फ चार्ज है, जब वही चार्ज मूव करती है तो वो मैग्नेट बन जाती है। तो मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कवर की गई थी 1819 के अंदर। तो अगर मूविंग चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज की मैग्नेटिज्म के बारे में अगर हम पढ़ें तो ऐसी जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब इसमें जो पहला हमारा टॉपिक दिया हुआ है वो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड मूविंग चार्ज। आइसोलेटेड मूविंग चार्ज का मकसद है ऐसी चार्ज किसी कंडक्टर में फिल कर रही, तो ऐसी चार्ज को हम कहते हैं आइसोलेटेड चार्ज। जब चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो करती है तो वो आइसोलेटेड नहीं होती, इसलिए कि आइसोलेटेड चार्ज का मकसद है ऐसी चार्ज जिसके सराउंडिंग में कोई दूसरी चार्ज न हो। तो जब चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो करती है तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो कंडक्टर होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, इसलिए अगर करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है तो करंट की सूरत में जो फ्लोइंग चार्जेस होती है वो आइसोलेटेड नहीं कहलाती, क्योंकि उसी कंडक्टर के अंदर या उसी जो है वो मटेरियल के अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहे होते हैं या पॉजिटिव चार्ज जो होती है, पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद होती है। तो हम पहले जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं कि आइसोलेटेड मूविंग चार्ज। अब ये जो आइसोलेटेड मूविंग चार्ज होती है ना बेटा, इसकी दोनों फील्ड्स होती है। आइसोलेटेड मूविंग चार्ज एक होती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ड्यू टू चार्ज होती है। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि तो तीसरी फील्ड भी होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि चार्ज जो होती है वो मास के सिवा नहीं होती और मास की एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। और दूसरी इसके अंदर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज होती है। कोई भी चार्ज जब मूव करती है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो रेस्ट में नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज डिपेंडेंट है। ज्यादा चार्ज होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और अगर कोई भी चार्ज जितनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी तो आप कहोगे कि उसकी उतनी ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो काज है, मैग्नेटिक फील्ड की बनने का जो रीजन है वो मूविंग चार्ज है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि चार्ज की ही प्रॉपर्टी होती है कि अगर चार्ज रेस्ट में होती है तो वो चार्ज होती है, लेकिन वही चार्ज जब मूव करती है तो मैग्नेट बन जाती है। ये मैग्नेटिज्म जो है ये चार्ज की प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं बेटा तो कोई भी आइसोलेटेड जब चार्ज होती है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप होता है वो क्या कैसा होता है या किस तरह से होता है। शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की जो होती है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज मैं ले रहा हूं। ठीक है, मीन्स स्फेरिकल शेप की। तो ये बेटा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है और निगेटिव चार्ज भी हो सकती है। सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड फॉर्म में मूव कर रही है या एक निगेटिव चार्ज आइसोलेटेड है। अगर ये इस तरह से मूव कर रही है, आइसोलेटेड चार्ज का बेहतर एग्जांपल होता है जैसे अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से निकलता है, बीटा पार्टिकल होता है, प्रोटॉन होता है, या ऐसी कोई भी चार्ज जो होती है वो इस तरह से जब अकेली निकलती है किसी चीज से तो उसको हम कहते हैं कि ये आइसोलेटेड चार्ज है। या जो कैथोड रेज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गन होती है उससे कैथोड रेज निकलते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसी चार्जेस जो कंडक्टर से बाहर जो है वो मूव करती है वो आइसोलेटेड चार्जेस होती है। तो अगर कोई आइसोलेटेड चार्ज मूव कर रही है तो ओरिस्टेड ने ये डिस्कवर किया था कि आइसोलेटेड चार्ज मैग्नेट बनती है। अब ओरिस्टेड ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया या क्या किया वो अब एंट्री टेस्ट के ऊपर यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। या इसके अंदर एम्पियर का भी रोल था और एम्पियर या मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे उन्होंने काम किया। तो उन चीजों को जहां जहां पे आएंगे वहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे बुनियादी डिस्कवरी थी वो थी ओरिस्टेड की। अब अगर इस तरह से आइसोलेटेड चार्ज हम देखते हैं तो इस आइसोलेटेड चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड का शेप कौन सा होता है। ठीक है, हर फील्ड का एक शेप होता है। अगर ये आइसोलेटेड चार्ज मूव करती है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का शेप कौन सा होता है। तो आइसोलेटेड चार्ज जो होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सर्कुलर शेप की होती है। ठीक है, आइसोलेटेड चार्ज की जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें होती है वो सर्कुलर शेप की होती है इस तरफ। ये आप कह सकते हैं कि ये आइसोलेटेड चार्ज है और इस आइसोलेटेड चार्ज की ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। और इसकी आइसोलेटेड चार्ज की ये आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा होती है इसकी ड्यू टू द चार्ज, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, और ये जो होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है।
तो इसको दो फील्ड्स होती है बेटा इस तरह से। आप कह सकते हैं इसको बेटा दो फील्ड्स होती है। एक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होती है। पर मैग्नेटिक की बात करते हैं तो ये सर्कुलर शेप की होती है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इसकी किस तरह से होती है। तो अगर ये सर्कुलर फील्ड है तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसका नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि नॉर्थ वो होता है जहां से लाइनें निकलती है, और साउथ वो होता है जहां पे लाइनें इंटर होती है। अब अगर यहाँ पे इसका सर्कुलर हम शेप देखते हैं, तो सर्कुलर जब शेप है तो ये लाइनें न कहीं से निकलते हुए हमें दिखाई देती हैं और नहीं ना ही कहीं पे इंटर होते हुए दिखाई देती। ठीक है, तो इसमें नॉर्थ और साउथ का कैसे तय होगा? अब देखिए, जो चीज सर्कुलर होती है उसमें या तो वो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो लाइनें क्लॉकवाइज भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। अगर लाइनें जो है वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है तो वो जो होगा वो उसका नॉर्थ कहलाएगा, और जो क्लॉकवाइज होती है वो उसका साउथ कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से कहोगे कि ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज is determined by using right hand grip rule। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, और राइट हैंड क्या होता है? राइट हैंड के अंदर जो थंब होता है बेटा, ठीक है, ये जो थंब होता है बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दिखाता है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दिखाता है। और ये जो फिंगर्स होती है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है। ठीक है, अब ये कैसे होती है बेटा देखिए। सपोज करें बेटा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह बाहर आ रही है। ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी? इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे राइट हैंड ग्रिप रूल। याद रखिएगा, इसके अंदर बहुत सारे रूल इस्तेमाल होंगे। हम आइसोलेटेड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करेंगे। ये होता है राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, अब ये जो होता है राइट हैंड ग्रिप रूल है, अब ये जो होता है, ये राइट हैंड ग्रिप रूल जो होता है, इसके अंदर पॉजिटिव मैंने नहीं लिखा है, मैं लिखा हूं। तो ये होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज के लिए। इसमें ये जो थंब होता है ये डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये कर्ल ऑफ फिंगर जो होती है ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बाहर की तरफ आ रही है, तो मैं इसके ऊपर इस तरह से रखूंगा, तो थंब बाहर की तरफ है, मीन्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो इसकी लाइनें जो बनेगी ये किस तरह से बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसको कहोगे कि इसकी लाइनें जो बनेंगी वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। ठीक है, अब अगर आप इसको यहाँ पे एक मिनट बेटा, इसको मैं सही कर दो। इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग ग्रिप रूल बेटा। ठीक है, ये ग्रिप रूल इस्तेमाल होता है, और ग्रिप रूल में भी राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल ये जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है बेटा।
राइट हैंड ग्रिप रूल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज अगर आउटवर्ड आ रही है तो इसका डायरेक्शन ये होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इनवर्ड जा रही होती तो इसका डायरेक्शन ये होता और इसकी लाइनें क्या होती, क्लॉकवाइज बन जाती। जब ये इस तरह आउटवर्ड आ रहा है तो इसकी लाइनें एंटी क्लॉकवाइज है, और जब ये इस तरह इनवर्ड जा रहा है तो उसकी लाइनें जो होती है वो क्लॉकवाइज पर। इसी तरह से अगर आप करोगे इसके लिए निगेटिव चार्ज के लिए, निगेटिव चार्ज के लिए भी ग्रिप रूल इस्तेमाल होगा, लेकिन निगेटिव ये जो लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल होगा। निगेटिव चार्ज के लिए लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल होता है। अब अगर ये निगेटिव चार्ज आउटवर्ड आ रही है तो इसकी लाइनें क्या होंगी, क्लॉकवाइज, और निगेटिव चार्ज अगर अंदर की तरफ जा रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लाइनें क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी बेटा। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये अगर वेलोसिटी का मैं लिख लेता हूं, वेलोसिटी आउटवर्ड, और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमने लिया है आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड लिया है तो इसकी जो है वो लाइनें क्या होंगी, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे रट्टा नहीं लगाइएगा कि निगेटिव चार्ज की क्लॉकवाइज होंगी और पॉजिटिव चार्ज की एंटी क्लॉकवाइज होंगी, नहीं, ऐसे रट्टा नहीं लग सकता। ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी पे। यही निगेटिव चार्ज है, अगर अंदर जा रही होती तो लाइनें क्या हो जाती, एंटी क्लॉकवाइज लाइनें पॉजिटिव की भी बन सकती हैं, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव की भी बन। ऐसा नहीं कि रट्टा लगा के बैठ जाओ कि पॉजिटिव की एंटी क्लॉकवाइज और निगेटिव की क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं होता। ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी पे। तो आप यहाँ पे कहोगे कि ये जो होता है लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल जो होता है, लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल फॉर नेगेटिव चार्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप कहोगे बेटा कि अगर आपको ये पॉजिटिव चार्ज है तो राइट हैंड ग्रिप रूल से तय करोगे, और अगर निगेटिव चार्ज है तो आप लेफ्ट हैंड रूल से तय करोगे। और यहाँ पे आप ये भी कहोगे कि जो एंटी क्लॉकवाइज लाइनें होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो लाइंस होती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ पोल, ये रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ पोल को। और जो क्लॉकवाइज लाइनें होती हैं, क्लॉकवाइज लाइंस होती हैं, वो जाहिर करती हैं साउथ पोल को। अब आप ये भी नहीं रटा लगाइएगा कि पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल होती है और निगेटिव चार्ज साउथ पोल होती है, ऐसे नहीं होता। हर चार्ज के दो पोल होते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है क्लॉकवाइज है, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इसको इस तरह से देखोगे। अब इसमें दो और पॉइंट्स होती है, इसमें ये होती है कि पॉजिटिव चार्ज के बारे में, कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपके पास बेटा कोई पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो होती है इसकी भी फर्दर जो है वो दो केसेस होंगे। ये होती है मूविंग टूवर्ड्स, और दूसरा जो केस होता है वो होता है मूविंग अवे। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखिए इसका मतलब ये होता है, सपोज करें पॉजिटिव चार्ज है, वो आप लोगों की तरफ आ रही है इस तरफ, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज आप लोगों की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव चार्ज का वो फेस जो आप लोगों की तरफ आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एंटी कलर। आपको लाइनें कैसे नजर आएंगी,
एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मकसद है कि पॉजिटिव चार्ज का जो फेस आपकी तरफ आ रहा है वो नॉर्थ है। अगर फेस आपकी तरफ आ रहा है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज लाइनें नजर आ रही, लेकिन वही फेस मुझसे दूर जा रहा है तो मुझे वही लाइनें क्लॉकवाइज नजर आ रही है। आप फिंगर्स को चेक कर सकते हैं, वही फिंगर्स जो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है वही फिंगर्स मुझे क्या नजर आ रही है, क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव चार्ज आप लोगों की तरफ आ रही है तो जो फेस आपकी तरफ आ रहा है वो नॉर्थ है, जो फेस आपसे अवे जा रहा है वो क्या हो रहा है, साउथ। जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर मेरी तरफ आ रही है तो ये मुझे लाइनें एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है, आपको क्या नजर आती है, क्लॉकवाइज नजर आती है। तो जब ये सर्कुलर लाइंस बनती है ना तो एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है और दूसरी साइड से क्लॉकवाइज नजर आती है। तो जहां से एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है वो नॉर्थ होगा और जहां से क्लॉकवाइज नजर आती है वो साउथ। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ आ रही है, अल्फा पार्टिकल आपकी तरफ आ रहा है तो अल्फा पार्टिकल का वो फेस जो आपकी तरफ आ रहा है वो नॉर्थ होगा। और अगर अल्फा पार्टिकल आपसे अवे जा रहा है तो वो फेस जो आप जाते हुए देख रहे हो वो जो होता है उसको आप कहते हो कि ये साउथ पोल है। जबकि निगेटिव चार्ज का किस्सा अलग होता है। अगर निगेटिव चार्ज आप लोगों की तरफ आ रही तो ये क्लॉकवाइज, और नेगेटिव चार्ज अगर आप लोगों से अवे जा रही है तो लाइनें क्या हो जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो निगेटिव चार्ज में अगर निगेटिव चार्ज बीटा पार्टिकल आपकी तरफ आ रहा है तो बीटा पार्टिकल का वो फेस जो आपकी तरफ आ रहा है वो साउथ है, और बीटा पार्टिकल जब आपसे अवे जाता है तो बीटा पार्टिकल का वो फेस जो आपसे अवे जा रहा है वो नॉर्थ होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इसको कि मूविंग टूवर्ड्स, तो इसकी लाइंस जो होंगी एंटी क्लॉकवाइज होंगी, लाइंस आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएंगी। ठीक है, ये लाइंस जो है एंटी क्लॉकवाइज नजर आएंगी और फेस जो आपको नजर आएगा वो होगा नॉर्थ पोल। और अगर मूविंग अवे है तो लाइंस जो होंगी क्लॉकवाइज होंगी बेटा, और जो इसका फेस होगा बेटा वो साउथ पोल कहलाता है। ठीक है, और अगर निगेटिव चार्ज का हम करते हैं बेटा, अगर हम निगेटिव चार्ज का करते हैं बेटा, अगर निगेटिव चार्ज का करते हैं तो निगेटिव चार्ज के भी दो केस होंगे बेटा। एक होगा मूविंग टूवर्ड्स और दूसरा होगा मूविंग अवे। ठीक है, तो इसके अंदर जो लाइनें होंगी बेटा, लाइंस लाइंस होंगी बेटा क्लॉकवाइज, और ये होगा साउथ पोल बेटा। और अगर अवे जाएगा तो लाइंस जो होंगी बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी, और वो जो होगा वो हो जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये होता है बेटा, इस तरह से आप तय करते हो कि लाइंस क्लॉकवाइज है साउथ पोल है, लाइंस एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल है, दोनों हो सकते हैं। बाकी ये रट्टा आप लगा सकते हैं कि मूविंग अवे नेगेटिव का क्या होगा या मूविंग अवे राइट पॉजिटिव का क्या होगा, ये रट्टा लगा सकते हैं। बाकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का आप रट्टा नहीं लगा सकते। ठीक है, अब इसके बाद बेटा जो आइसोलेटेड मूविंग चार्ज होती है इसकी दो फील्ड्स होती है बेटा। एक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी जो होती है वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब अगर आप देखेंगे तो अगर ये चार्ज मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर तो ये चार्ज मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी
तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक कहलाती है। स्टैटिक का मकसद है वो दोनों न इंक्रीज हो रही होती है और न ही डिक्रीज हो रही होती है। लेकिन अगर ये चार्ज एक्सीलरेट करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से होती है और चार्ज मूव करने से न कम होती है न ज्यादा होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसकी इंक्रीज होगी। अगर ये चार्ज एक्सीलरेट कर रही है मीन्स इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं रेडिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये चार्ज डिसलरेट कर रही होगी, इसकी स्पीड कम हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, कम हो रही होगी, और ऐसी फील्ड को भी रेडिएटिंग फील्ड कहा जाएगा, या ऐसी फील्ड को नॉन स्टैटिक फील्ड कहा जाएगा। तो एक्सीलरेटेड चार्ज जो होती है, एक्सीलरेटेड का मकसद है डिसलरेशन उसके अंदर आ जाती। तो एक्सीलरेटेड चार्ज की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा रेडिएटिंग होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्टैटिक होती है। तो आप कहोगे बेटा कि इसके फर्दर 3 केस होंगे। इफ चार्ज is moving with a uniform speed, means magnitude uniform speed, then its E and B are static या नॉन रेडिएटिंग, या इसको हम कहते हैं नॉन रेडिएटिंग। ठीक है। इफ चार्ज इज एक्सीलरेटेड, अगर चार्ज एक्सीलरेटेड होती है, देन E इज स्टैटिक बट D इज रेडिएटिंग। रेडिएटिंग का मकसद है इंक्रीज डिक्रीज। अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, और अगर अगर इसकी स्पीड कम हो रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है। इफ चार्ज इज एट रेस्ट, E जो होगी इज नॉट जीरो, बट B जो होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये होती मोशन की वजह से। ठीक है। और चौथी बात के E एंड B ऑफ इन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर विथ ईच अदर। ये रटा नहीं लगाइएगा, ये हर किसी के लिए नहीं होता, ये होता है सिर्फ आइसोलेटेड चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सर्कुलर, इसका डायरेक्शन टेंजेंट से आएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर होगी अगर आइसोलेटेड चार्ज है। अब आखिरी पॉइंट है बेटा कि डायरेक्शन ऑफ B is determined with tangent at any point। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं, और टेंजेंट ही डायरेक्शन जो है वो बताता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो केस है ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, जो कल डिस्कस करते हैं।